इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खिताब कर रहे हैं। सियासतदान और माफिया में बहुत बड़ा फर्क होता है। सियासतदान तो अगर अवाम की खिदमत करता है तो वो इबादत बन जाती है। जो अल्लाह के अजीम पैगंबर थे वो भी एक तरह सियासतदान थे। जालिमों के सामने खड़े हुए, वक्त के फिरौनों के सामने खड़े हुए, एक गरीब और कमजोर के लिए खड़े हुए, और जो दुनिया का सबसे अजीम लीडर था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक अजीम रियासत बनाई मदीना की, जो अदल और इंसाफ की दुनिया की तारीख में एक मिसाल बनी। तो सियासतदान तो वो भी थे। वो इबादत है। जब आप सियासत इंसानों की बेहतरी के लिए करते हैं, जब अपनी जात से निकल के सियासत करते हैं, जिस तरह कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया कि कैंसर से और टीबी से वो मरने वाले थे, लेकिन अपने डॉक्टरों को भी नहीं बताने दिया किसी को कि उनका ख्वाब, एक अजीम ख्वाब पाकिस्तान बनाने की जो ख्वाब थी, वो ना कहीं दुश्मनों को पता चले तो वो ख्वाब ना उनसे निकल जाए। अपनी जात के लिए नहीं, हमारे लिए बना रहे थे पाकिस्तान। इसलिए आज हम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं उनकी। तो एक तरफ तो ये है सियासत, और दूसरी तरफ इस मुल्क में पिछले 30 सालों में दो माफिया ने सियासत के नाम पे इस मुल्क को लूटा, इस कौम का पैसा चोरी किया, कौम को मकरूज किया, और खुद वो माफिया दुनिया में अमीर तरीन लोग बन गए, अरबों रुपया इधर से बाहर लेके गए। तो माफिया और सियासतदान में फर्क होता है। अभी उज़ैर बलोच ने इंकशाफात किए, और मैं अभी भी कहूंगा हुकूमत को कि JIT की रिपोर्ट पब्लिक के सामने लेके आए। उसमें क्या क्या चीजें सामने आई। उज़ैर बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी कि आसिफ जरदारी के कहने पे उसने लोगों को कत्ल करवाया, लोगों को मारा, कत्ल किया। और जो सबसे खौफनाक बात मैं आज पढ़ रहा था वो ये कि उज़ैर बलोच ने जब बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो वहां एक शहनशाह था, उसका गार्ड। तो उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पे शहनशाह को कत्ल किया। तो ये सुन ले कि पीपल्स पार्टी की लीडर बेनजीर भुट्टो कत्ल होती है, वो कत्ल होती है, और जो गवाह शहनशाह होता है, पीपल्स पार्टी की क़यादत उसको कत्ल करवाती है। उज़ैर बलोच कह रहा है। जरा ये सुने, क्या सियासतदान ऐसी हरकतें करते हैं? क्या सियासतदान लोगों को कत्ल करवाते हैं? फिर उज़ैर बलोच कहता है, ये सुने जरा, कहता है 14 शुगर मिल सिंध के अंदर मैंने कब्जा किया आसिफ जरदारी के कहने पे, और कब्जे पे करके सस्ते दाम पे आसिफ जरदारी को 14 शुगर मिल मैंने सिंध में लेके दी। फिर कहता है उज़ैर बलोच
कि बिलावल हाउस के कराची में उसने घरों पे कब्जा करके खाली करवाए, सस्ते पकवाए जो आसिफ जरदारी ने खरीदे, और उसकी बहन को हर महीने में 1 करोड़ रुपया हर महीना भत्ता इकट्ठा करके दे रहा था। तो क्या मुझे मंडी बहादुर के लोगों बताओ, क्या सियासतदान ये करते हैं? ये माफिया करते हैं। जो सियासत में आते हैं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते हैं, पैसा बनाते हैं, और फिर से मैं कहता हूं अवाम को मकरूज कर देते हैं। दूसरी तरफ जिसको पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है गॉडफादर, वो शरीफ माफिया है। शरीफ माफिया 30 साल से पंजाब के ऊपर कब्जा करके बैठा है। किधर ये शुरू हुए थे 5 मरला के ग्वाल मंडी में छोटा सा घर, और किधर इनके बच्चे भी अरबोपति बन चुके हैं। ये पैसा कैसे कमाया? ये मंडी बहाउद्दीन के लोगों दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मरवाता है, और इसी शहबाज शरीफ के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का केस है कि पुलिस के जरिए लोगों को मरवाया। मैं आपको आज एक वाकया बताता हूं, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। 1986 की बात है। मेरे नवाज शरीफ से तो ताल्लुकात अच्छे थे तब। तो एक दफा एक मेरे दोस्त जो पुराने शहर में लाहौर में रहता था, उसने मेरे पास आया, कहता जी मुझे नवाज शरीफ से मीटिंग करवाएं, क्योंकि पुराने शहर में एक हमारा कारकुन है, वो सियासत में था। कहता उसका नाम आ गया है, पुलिस की एक लिस्ट बनती है, उसमें नाम आ गया है, जिसको पुलिस ने कत्ल करना है, जिन लोगों को, उसका भी नाम आ गया है। तो मेरी नवाज शरीफ से मीटिंग करवाए और उसका नाम हटाएं वहां से। मैंने नवाज शरीफ को बुलाया, उससे बैठा, उसने बताया उसका नाम। उसने कहा मियां साहब उसका नाम निकाले, पुलिस उसे कत्ल कर देगी, और वो नाम आप अप्रूव करते हैं। ये सुन रहे हैं मेरी बात। मैंने नवाज शरीफ को कहा, नवाज शरीफ ने अपनी मासूम और मजलूम शक्ल बना ली। कहता अच्छा, कहता वाकई सब कुछ पता था उसको। कहता वाकई, कहता फिक्र ना करो, सुने फिक्र ना करो। मेरे दोस्त को कहता फिक्र ना करो, मैं पुलिस को कहूंगा इसका नाम निकाल दो अगर है। लो जी, वो बड़ा खुश हो गया मेरा दोस्त। मैं अच्छा, मुझे पहली दफा पता चला कि ये भी होता है कि पुलिस को नाम लिए जाते हैं और फिर उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी कि उनको पकड़ के मार देते हैं गोली पुलिस मुकाबले में। लो जनाब, ये नवाज शरीफ ने मुझे कह दिया, वो भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया कि किसी की जान बच गई है। अगले दिन रात को, ये सुने, अगले दिन रात को उस आदमी को, और मैं उसका नाम भी बता दूंगा, उसको पुलिस ने डंडों से कत्ल किया, डंडों से मारा उसको। ये मेरा अपना तजर्बा है। जो शहबाज शरीफ के ऊपर केस है कि इसने नाम दिए और पुलिस ने मुकाबले में मारे, ये याद रखें, ये जमहूरियत में ऐसे नहीं होता, ये माफिया करता है। जो हमारा मुकाबला हुआ है, इनसे मुकाबला है, ये सियासतदानों से नहीं है, ये माफिया के साथ है, जो इस मुल्क को, लोगों को खरीदते हैं या लोगों को मरवाते हैं या लोगों के ऊपर इंतकामी कार्रवाई करते हैं। सियासतदान ऐसे नहीं करते। ये दो माफिया ने इस मुल्क को जितना लूटा है, जितना नुकसान पहुंचाया है, मैं आपको दावे से कहता हूं, कोई दुश्मन इस मुल्क को इतना
नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो इन्होंने पहुंचाया। पिछले 9 साल में 2008 में जब आसिफ जरदारी मुल्क का सरबराह बना 2008 में, हर पाकिस्तानी के ऊपर कितना कर्जा था बताएं? कितना कर्जा था हर पाकिस्तानी पे? 35,000। इन दोनों के 9 साल की पार्टनरशिप के बाद कितना कर्जा पाकिस्तानियों पे? सुनाई नहीं दे रहा? बताओ। 1,20,000 हर पाकिस्तानी पे। यानी कि अगर 5 मां बाप और 3 बच्चे हों, जो होता नहीं पाकिस्तान में, आपको पता है हमें ज्यादा बच्चों पैदा करने का शौक है, तो चलो 5 भी लगा लो। मां बाप 3 बच्चे, 6 लाख रुपए हर खानदान के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। ये जो कर्जा है, ये कर्जे से क्या हो रहा है? इससे कौम गरीब होती जा रही है। याद करें, मंडी बहाउद्दीन के लोगों, याद करो कि 9 साल पहले 1,000 रुपए में आप कितनी चीजें खरीदते थे और आज कितनी चीजें खरीदते हो? याद करो कि 1,000 रुपया कितनी चीजें आज खरीदता है। क्योंकि जैसे जैसे कौम क्रूज होती जाएगी, रुपए की कीमत गिरती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, अवाम गुर्बत में पड़ती जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, बजाय एक नौकरी से पैसा बने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उसको 2-2 नौकरियां करनी पड़ेंगी। जब कर्जा चढ़ता है तो क्या होता है? कर्जा जो की किस्तें वापस करनी होती है। जब कर्जे की किस्तें वापस करते हैं तो क्या होता है? टैक्स लगते हैं तो हर चीज महंगी होती है। तो इसलिए ये याद रखें, जो जुल्म किया इन दोनों ने, खुद तो ये बच्चे सब अमीर तरीन, नवाज शरीफ वो बाहर, उसके बच्चे बाहर, इनकी बिजनेस बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनका इलाज बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, तो पाकिस्तान क्या करने आते हैं? आसिफ जरदारी वो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे करता है, वो भी बाहर। वो बिलावल बेचारा वो उर्दू मुश्किल से बोलता है। तो ये पाकिस्तान क्या करने आते हैं? इनके पास क्या था? इनके पास आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या था मुल्क से बाहर? आज इनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर है। तो पाकिस्तानियों समझो आपसे क्या हो रहा है। पहले मैं मंडी बहाउद्दीन की भी बातें करता हूं, पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपसे हो क्या रहा है। यहां से ये सुने जरा, 4,000 अरब रुपया हर साल चोरी होता है, करप्शन होता है, कौम का पैसा जाता है। अभी नहीं जो 4,000 अरब रुपया चोरी होता है, उसमें से 1,000 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग होता है, यानी कि मुल्क से बाहर जाता है। 4,000 अरब रुपया चोरी होता है, 1,000 अरब रुपया मुल्क से बाहर जाता है। 1,000 रुपए के जब डॉलर होते हैं तो 10 अरब डॉलर, जब 10 अरब डॉलर बाहर जाता है तो हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। कर्जे लेते हैं हम IMF से, क्योंकि हमारे पास डॉलर कम हो जाते हैं। जब IMF कर्जे देती है, पाकिस्तानियों याद रखो, आपके गले पे फंदा पड़ता है, कौम को गुलाम बनाते हैं। कौम जब मकरूज हो जाती है तो जंग लड़े बगैर उस कौम को आप गुलाम बना सकते हैं। रूस, सोवियत यूनियन, दुनिया की बेहतरीन फौज, पता नहीं कितने हजार एटम बम,
और एक बॉम्ब चलाए बगैर वो मुल्क टूट गया, क्योंकि माशी तौर पे वो कंगाल हो गया। तबाही माशी तौर पे होती है कौमों की। जब हमारे ऊपर इन्होंने जो कर्जे चढ़ाए हैं, तारीखी कर्जे, जो इस मुल्क पे कर्जे चढ़े हैं, ये कर्जे वापस कैसे करेंगे हम? जो कर्जे दे रहे हैं वो जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा, और वो हमारी आजादी लेंगे। तो मंडी बहुद्दीन के लोगों, ये सुन लो बात, हम ये पाकिस्तानी कौम किसी सूरत अपनी आजादी जाने नहीं देंगे, क्योंकि कायदे आजम और हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देके ये पाकिस्तान बनाया है। और इन लोगों को, ये हैं पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे? वो दो लोग थे अपनी जात के लिए कौमों को गुलाम बनाया था। और ये जब ये कर्जे चढ़ा रहे हैं, क्या नवाज शरीफ और इसहाक डार को नहीं पता कि कर्जे पे कर्जे ले रहे हो, कैसे करेंगे वापस ये पैसा? इनको नहीं पता। और अगर आप कर्जे ले रहे हैं, या हमारी बहनें हैं, माएं हैं, घर चलाती हैं, कोई भी जो घर चलाता है उसे पता है कि अगर आपकी आमदनी और खर्चे में खसारा होगा, घर में मुश्किलात आएंगी, आप लोगों से कर्जे लेंगे, घर की इज्जत चली जाएगी। आप जब किसी से भीख मांगेंगे, आपकी इज्जत चली जाएगी। इसलिए एक घर में एक खातून भी जानती है, जो घर चलाती है, कि अगर उसके खर्चे और आमदनी में खसारा होता है, खर्चे ज्यादा आमदनी कम, तो वो खर्चे कम करती है और आमदनी बढ़ाती है। ये है जरूरत पाकिस्तान की। हमने अपने खर्चे कम करने, आमदनी बढ़ानी है। आमदनी कैसे बढ़ेगी? मैं आपके सामने, मंडी बहुद्दीन के लोगों, आपके सामने दावा करता हूं, मैं आपको इस मुल्क की आमदनी बढ़ा के दिखाऊंगा। दावा नहीं, वादा करता हूं। अल्लाह के फजल से वो पाकिस्तानी हूं जो सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है पाकिस्तान में। हर साल अरबों रुपया खर्च इकट्ठा करता हूं, कैंसर अस्पतालों के लिए, नमल में यूनिवर्सिटी के लिए। लोग पैसा देते हैं, लोग पैसा देंगे मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन इन डाकुओं को नहीं देंगे, इस माफिया को नहीं देंगे। दो काम करूंगा, मैं आपके सामने दावा करता हूं, दो काम करूंगा, आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। दो काम करके, सबसे पहले जो एफबीआर है, जो पैसा इकट्ठा करने वाली एजेंसी है, उसको ठीक करूंगा। उसके ऊपर जबरदस्त लोगों को लेके आऊंगा, ईमानदार लोगों को लेके आऊंगा, काबिल लोगों को लेके आऊंगा, उसको एक मजबूत इदारा बनाऊंगा। वो किसी को बख्शेंगे नहीं, पैसे वाले लोगों को टैक्स कम करेंगे, लेकिन टैक्स वसूल करेंगे। इस वक्त सारा टैक्स अवाम देती है महंगाई के जरिए, पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते। बड़े बड़े घरों में गाड़ियां खड़ी हैं, टैक्स नहीं देते। इनके जरा जो अदालत के अंदर गोशवारे सामने आए हैं शरीफ खानदान के, अरबों-पति हैं, टैक्स देके कितना देते हैं? जरदारी से पूछो कितना टैक्स देता है। जब आपकी लीडरशिप, जब आपके अमीर लोग टैक्स नहीं देते, होता क्या है? सारा टैक्स अवाम को देना पड़ता है। हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। पेट्रोल पे 35% टैक्स और फजल रहमान पे 50% टैक्स आपको देना पड़ता है। टेलीफोन के ऊपर ये जो आप टेलीफोन है, हर 100 रुपए में 35 रुपए टैक्स। हर चीज पे 17% टैक्स, जीएसटी। तो ये जब पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देंगे,
अवाम देगी अपने खून पसीने से टैक्स, गरीब गरीब हो जाएगा, छोटा सा तबका अमीर हो जाएगा। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। जिस कौम में अवाम गरीब हो और छोटा सा तबका अमीर हो, दुनिया की तारीख में वो कौम ने तरक्की नहीं की। तो पहली चीज, एफबीआर जो टैक्स इकट्ठे करने वाला इदारा है, वो मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। मैं आपको मुनसिफाना टैक्स पैसे वाले लोगों से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। मैं आपको जो अवाम पे टैक्स लगते हैं वो कम करूंगा, ताकि अवाम के ऊपर बोझ ना पड़े, ताकि एक गरीब आदमी, आम आदमी मजदूरी करता है, उसके लिए महंगाई ना हो, ताकि उसके घर में पैसे बचे। जो मजदूर है, जो बेचारा किसान है, किसान सारा साल मेहनत करता है, उसके लिए पैसा ही नहीं बचता, क्योंकि इतनी ज्यादा जो उसके खर्चे ऊपर चले गए हैं और पैदावार पे पैसा नहीं मिलता। मैं इंशाल्लाह खर्चे उसके कम करवाऊंगा, उसकी किसान की मदद करूंगा, उसके लिए खादें सस्ती, रिसर्च करेंगे, बीज डेवलप करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, ताकि किसान के पास पैसा बचे। अभी बड़ा किसान अपनी चीजें महंगी बेचता है और जो खादें वगैरह सस्ती खरीदता है। छोटा किसान खादें वगैरह सारी चीजें महंगी लेता है और पैदावार सस्ती बेचता है। इंशाल्लाह जिस वक्त हमने छोटे किसान को खड़ा किया, छोटा किसान जब उसके पास पैसा बचेगा, अपनी जमीन पे लगाएगा, पैदावार बढ़ाएगा, वो लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो इधर ही पैसा लगाएगा। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे। और दूसरा क्या करूंगा, नैब जो करप्शन का इदारा है, करप्शन खत्म करने का इदारा है, नैब को ठीक करके आपको दिखाऊंगा। अगर मैंने नैब ठीक कर ली, अगर मैंने नैब में ठीक करके बड़े बड़े करप्ट मगरमच्छों को पकड़ लिया, और वो इंशाल्लाह इमरान खान ही पकड़ेगा और कोई नहीं पकड़ सकता उनको, अगर मैंने उनको पकड़ लिया, तो कितनी है साल की करप्शन बताओ। 4,000 अरब रुपया टैक्स से कितना पैसा इकट्ठा होता है? 3500 अरब रुपया, यानी 3,500 अरब रुपया टैक्सों से इकट्ठा होता है, और करप्शन में सिर्फ 4,000 अरब रुपया आपका जाता है, जिसमें से 1,000 अरब रुपया मुल्क से बाहर जाता है। दुगना नुकसान होता है। और जिस वक्त करप्शन पे काबू पा गया, और मनी लॉन्ड्रिंग पे ये एक ही चीजें हैं, करप्शन जो पैसा यहां रह जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसा बाहर चला जाता है। आप जानते हैं, सुने जरा ये आप, सिर्फ पिछले 4 साल में दुबई में कितनी पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी खरीदी है? मैं आपके लिए सबक भी दे रहा हूं। आप कितनी प्रॉपर्टी ली है? 800 अरब रुपया, 4 सालों में 800 अरब रुपया। सोचें कि ये 800 अरब रुपया हम बाहर रोक लें जाने से, और बड़ा आसान है, वो तो दुबई की रजिस्ट्री में इनके नाम आए हुए हैं जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टी लिया है। क्यों नहीं कोई पूछता कि कौन लोग हैं? 800 अरब रुपया मुल्क का बाहर गया है, जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। ये कौन लोग हैं? क्यों नहीं कोई पता चलवाता? कैसे कोई पता चलवाए? क्योंकि जिन्होंने पता चलवाने उनके खुद पैसे दुबई में पड़े हुए हैं। इसहाक डार का अरबों रुपए का एमिरेट्स हिल में घर बन रहा है, अरबों रुपए का। उसके बच्चों के अरबों रुपए के वहां टावर्स हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका काम है पता चलवाए कि कौन इधर मुल्क से पैसे बाहर लेके जा रहा है, लेकिन वो तो खुद अरबों रुपया बाहर लेके गया हुआ है। क्या नवाज शरीफ रोकेगा? नवाज शरीफ के खुद अरबों
कितने बाहर, अच्छा नवाज शरीफ का कितना बाहर पैसा पड़ा हुआ है बताओ? 300 अरब रुपया। 300 अरब रुपया कितने करोड़ होता है बच्चों? बच्चों को तो पता ही नहीं। 30,000 करोड़ रुपया बाहर पड़ा हुआ है, वो कैसे लेके आएगा? और क्या मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी लेके आएगा? उसके दुबई में महल, उसके फ्रांस में महल, उसके लंदन में महल, उसके अमेरिका में महल, वो लेके आएगा? तो कौन लेके आएगा? अल्लाह ने लगता है ये मुश्किल काम मेरे से ही लेना है। इंशाअल्लाह आपको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काबू पाके ये जो करप्ट बड़े बड़े लोग मुल्क में अवाम का पैसा चोरी करते हैं, इसको रोक के एक मुनसिफाना टैक्स का निजाम जो दे सकते हैं टैक्स उनसे लेके और अवाम के ऊपर बोझ कम करके मैं आपको ये साबित करूंगा कि अभी 3,500 अरब रुपया इकट्ठा होता है। मैं आपको साबित करूंगा कि इंशाअल्लाह 8,000 अरब रुपया इस कौम से मैं आपको इकट्ठा करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। और अगर हो गया ना आपको भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी के सामने कर्जे लेने की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तानियों की इज्जत, हर एक पासपोर्ट की इज्जत तब होगी जब एक कौम अपने पैर पे खड़ी होगी, एक खुददार कौम होगी, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ना मैं आज तक किसी के सामने झुका हूं और मंडी बाउद्दीन के पाकिस्तानियों कभी आपको भी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। अब मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? नहीं बताओ ना, निकाला क्यों? बेचारे मजलूम और मासूम को क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि आपने 30 साल इस कौम का पैसा लूटा। जो पैसा इस कौम के ऊपर खर्च होना था, बच्चों की तालीम पे, साफ पीने के पानी पे, बेरोजगारों को रोजगार देने पे। पाकिस्तानियों इंशाल्लाह वो पाकिस्तान हम बनाएंगे जो नया पाकिस्तान होगा। उसमें जो नौजवान बेरोजगार हुआ, हुकूमत जब तक उसको रोजगार नहीं देती या दिलवाती, हम इंशाल्लाह उसको जिस तरह यूरोप में होता है हम उसको पैसे देंगे जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा। ये मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा, ये आज यूरोप में है, बर्तानिया में है, स्कैंडिनेविया में है। हुकूमत जिम्मेदारी रहती है अपने नौजवानों की। अगर उनको रोजगार नहीं मिलता, हुकूमत उनको तब तक स्टाइपेंड देती है, पैसे देती है, जब तक रोजगार नहीं मिलता। अगर आदमी गरीब है, उसके बच्चे को मुफ्त तालीम, बेहतरीन तालीम, ताकि बच्चा ऊपर आ सके। बीमार होता है, अस्पतालों में बेहतरीन इलाज मुफ्त मिलता है। अगर वो अदालत में जाता है, हुकूमत वकील करके देती है, मुफ्त इंसाफ मिलता है। माजूर होते हैं, उनकी हुकूमत मदद करती है, बेवाओं की मदद करती है। ये वो निजाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में लेके आए थे। दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। उस रियासत पे अल्लाह की बरकत आई थी। उस रियासत पे हुकूमत ने फैसला किया था कि हम ताकतवर के लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हम अपने कमजोर तबके के लिए पॉलिसी बनाएंगे, अपने गरीब तबके के लिए हम उसको उठाएंगे। और ये हुआ। ये मंडी बाउद्दीन के लोग, दुनिया की तारीख शाहिद है कि एक वक्त ऐसा आया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जब टाइम आया, लोग बेचारे ज़कात ले लेके फिरते थे, ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। वो कौम
जो कौम अपने कमजोर और गरीब तबके की मदद करती है वो ही अजीम कौम बनती है, उसी पे अल्लाह की बरकत आती है। वो कौम जो गरीब को गरीब करती है और छोटे से तबके को अमीर करती है। इंग्लिश मीडियम तालीम छोटे से तबके के लिए, आम लोगों के लिए सरकारी स्कूल, पंजाब में आधे सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं, बेचारे गरीब आदमी भेजते सरकारी स्कूलों में, बच्चे पढ़ के बेरोजगार फिरते हैं। नौकरियां सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए। अस्पतालों में जाके देख लें, अस्पतालों में जाके देखें, आप देखेंगे कि 4-4 लोग बिस्तरों पे, या मंडी बाउद्दीन में 8-9 साल से अस्पताल बन रहे, अभी तक नहीं पूरा हुआ, पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए टाइम नहीं है। खात्मे आला को टाइम नहीं है। खात्मे आला, जितना बड़ा ड्रामा खात्मे आला है, मैंने जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं देखा। मैं ये कहूंगा कि जब ये फारग होगा और अगर ये जेल से बच गया तो इसको हिंदुस्तान भेजो या फिल्मों में एक्टिंग करे। क्या ड्रामे करता है। अगर 6 महीने में बिजली खत्म ना, लोड शेडिंग खत्म ना हुई, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। वो जरा दिखाना चला। जी फैसल जरा दिखाना। अच्छा फिर एक मिनट, फिर जरा सुने। आप जानते हैं नौजवानों, आप जानते हैं कि रायविंड की सिक्योरिटी के ऊपर पिछले 5 साल में कितना पैसा खर्च हुआ है? कोई बताए? 700 करोड़ रुपया, 7 अरब रुपया। ये बादशाह सलामत जो खात्मे आला कहता है, रायविंड के बाहर, एक मिनट, रायविंड की सिक्योरिटी पे 2500 पुलिस ये इनके और इनके बच्चों की खिदमत करती है। 700 करोड़ रुपया अपनी सिक्योरिटी पे खर्च किया। अब आप ये जानते हैं कि पेशावर का शौकत खानम अस्पताल, जो लाहौर के शौकत खानम से भी बड़ा है, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी, उस हॉस्पिटल में जो बना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना है। आप जानते हैं उसकी कीमत क्या है? 4 अरब रुपया, और इनकी सिक्योरिटी पे 7 अरब रुपया। सोचे कि वो कैंसर हॉस्पिटल जो सबसे महंगा हॉस्पिटल है, अगर वो 4 अरब में बनता है, 7 अरब ये बादशाह सलामत की सिक्योरिटी पे गरीब मुल्क, आधे लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। 45% पाकिस्तान के बच्चे, क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती, उनके ना ज़हन पूरी तरह बढ़ते हैं ना जिस्म। और इन दोनों को देखो, जो पैसा 300 अरब रुपया बाहर, 7 अरब रुपया सिक्योरिटी पे, 2500 पुलिस सिक्योरिटी पे, इनके दवा बनाई है रायविंड महल के बाहर 70 करोड़ रुपए की, आपके पैसे की। जरा दिखाएंगे, ये जरा देखें। बिजली के अंधेरे 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल ये वो स्टेटमेंट है जो मेरे ज़हन में गूंजती रहती हैं। और मैं वादा करता हूँ कि 2 साल में बिजली के अंधेरे कम ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बार बार कहा, बार बार लोगों को ये बताया गया उसको खत्म होते होते 2-3 साल लगे कि 6 महीने में ठीक हो जाएगी, बस 1 साल की बात है। 1-2 साल के अंदर जो है लोड शेडिंग बिजली के अंधेरे खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और ये छोटे मोटे लोग नहीं थे, नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये भी नहीं कहा। सुन लिया, क्या गलत फहमी ना हो जाए कि शायद इमरान खान अपनी तरफ से बना रहा है। देख लिया, ये इसने कब कहा था? लोड शेडिंग है कब कहा था? 4 साल पहले।
गर्मियों में लोड शेडिंग थी या नहीं थी? बताए ना, थी या नहीं? अगर लोड शेडिंग थी तो इसका नाम तो बदलो ना, खुदा का वास्ता। इसने क्या मेरा नाम बदल देना? बदलो जरा इसका नाम, क्या रखें? शोबाज शरीफ। वैसे मैं अभी भी कहता हूं कि ये बॉलीवुड चला जाए, जबरदस्त स्टार बन जाएगा, बड़ा अच्छा विलन बनेगा, विलन। अच्छा सुने आप, अब मैं आपको अपनी पॉलिसी बनाना चाहता हूं आखिर में कि मैं कैसे इंशाल्लाह इस कौम को उठाऊंगा।